में देखने लगे, जिससे उसे बहुत आदर और सम्मान मिलने लगा और देवी समझकर लोग उसकी हर बात मानने लगे। इस तरह वह लोगों की नजरों में और राजा की नजरों में पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह शक्तिशाली बनने के लिए फ्रांस की रानी ने लोगों को सम्मोहन का चश्मा पहनाया। इस लॉ का रॉबर्ट ग्रीन ने हमें एक और उदाहरण बर्लिन के डॉक्टर वीस लेडर का दिया है, जिन्होंने अपने मरीजों की बीमारियों को चांद की रोशनी से ठीक किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद की रोशनी से भला कोई बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर विजल लेडर एक डॉक्टर थे, इसलिए लोगों ने उनकी बातों पर बिना कुछ सोचे समझे यकीन किया। डॉक्टर के उदाहरण से हमें पता चलता है कि लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमेशा तर्क वितर्क की जरूरत नहीं होती। लोग उन बातों पर यकीन करते हैं जो पलक झपकते ही उनकी भावनाओं को जगा दे। दोस्तों, अगर आप सम्मोहित करने की कला को सीख लें तो आप जो चाहे लोगों से करवा सकते हैं तथा शक्तिशाली और कामयाब बन सकते हैं। लॉ नंबर 38। लॉ नंबर 38 कहता है, अगर आप आज के जमाने के साथ नहीं चलेंगे और लोगों को अपने परंपरागत विचार बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसा करने पर लोग आपके विचारों से सहमत नहीं होंगे और वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सुरक्षित तरीका यही है कि आप लोगों से वही कहें जो वह सुनना चाहते हैं और उन्हें वही दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। अपने विचार सिर्फ उन लोगों को बताएं जो उनमें विश्वास करते हैं। इस लॉ का उदाहरण है एक डोमिनिकन साधु और दार्शनिक टोमासो कैम्पनेला, जो स्वर्ग और नरक में यकीन नहीं करता था। 16वीं शताब्दी में यूरोप में ऐसा करना पाप माना जाता था, इसलिए कैम्पनेला को जेल में डाल दिया गया और उसे यातनाएं दी गईं। जब उसे मौत की सजा होने वाली थी तो उसने छल कपट का इस्तेमाल किया। उसने पागलपन का नाटक किया, जिसे देखते हुए उसे मौत की सजा देने की बजाय उम्र कैद की सजा दे दी गई। जेल में रहते हुए उसने बाहर आने की एक तरकीब बनाई। कैम्पनेला ने जेल में एक किताब लिखी, द हिप्सैनिक मोनार्की, जो कि ठीक उसकी सोच और विचारों के विरुद्ध थी। इससे वहाँ के अधिकारियों को लगा कि वह रूढ़िवादी और परंपरागत बन चुका है। कैम्पनेला की तरकीब काम आई और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद कैम्पनेला ने एक और किताब लिखी, एथियज्म कॉन्कर्ड, जिसमें उसने अपने असली विचारों के बारे में लोगों को बताया, जिसका विरोध कैथोलिसिज्म द्वारा किया गया। इस बार कैम्पनेला को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि यह किताब चर्च जाने वाले लोगों के पक्ष में थी। इसलिए उसने इस किताब में खुलकर अपने विचारों को पेश किया। यह उदाहरण हमें बताता है कि धोखा देने की कला कितनी शक्तिशाली हो सकती है। जैसे एक गिरगिट इर्द गिर्द के वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदलता है और सही मौका देखकर अपने शिकार पर आक्रमण करता है, उसी तरह शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल में ढल कर रहें। दोस्तों, यह लॉ हमें बताता है कि ऐसे विचारों को प्रकट करने का कोई फायदा नहीं है जो हमारे लिए खतरा पैदा कर दें। ऐसे विचारों को दबाकर रखने में ही समझदारी है। लॉ नंबर 39 के अनुसार मछली पकड़ने के लिए पानी में हड़कंप मचाएं। दोस्तों, लॉ नंबर 39 कहता है कि गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए हमें सदा शांत रहना चाहिए। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो किसी के भी उकसाने पर बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मछली का अभिप्राय आपके प्रतियोगियों और दुश्मनों से है और पानी का मतलब आपके प्रतियोगियों की भावनाएं हैं। अगर आप अपने दुश्मन को उकसाकर या गुस्सा दिलाकर खुद शांत रह सकते हैं तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। 19वीं शताब्दी में जब नेपोलियन हारने की कगार पर था तो उसके विदेश मंत्री टैलीरैंड ने उसके खिलाफ एक साजिश रची, जो बाद में नेपोलियन के पतन का कारण बनी। एक बैठक के दौरान नेपोलियन ने उन लोगों के बारे में बोलना शुरू कर दिया जो उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। नेपोलियन ने ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कुछ बोला। वह अप्रत्यक्ष रूप से यह सब टैलीरैंड को सुना रहा था, लेकिन टैलीरैंड ऐसे बैठे रहे जैसे उन्हें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह सब देखकर नेपोलियन गुस्से से भर गया और टैलीरैंड पर चिल्लाने लगा। नेपोलियन ने सीधे सीधे टैलीरैंड को गुस्सा दिखाकर अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। दोस्तों, जब आपका दुश्मन बहुत गुस्से में हो, ऐसी हालात में शांत रहना ही सबसे अच्छी तरकीब है। यह लॉ हमें बताता है कि जब पानी स्थिर होता है, यानी पानी आपका दुश्मन शांत होता है, तो उसके पास योजना बनाने के लिए और आक्रमण करने के लिए समय होता है और वह अपने नियंत्रण में रहता है। यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, आप दुश्मन को कदम उठाने के लिए उकसाएं, वह भी उस समय जब वह लड़ने के लिए तैयार न हो। ऐसा करने से वह निश्चित तौर पर गलत कदम उठाएगा और उसका फायदा आपको होगा। दुश्मन की ऐसी भावनाओं को जगाएं जिन पर उसका नियंत्रण ना हो, जैसे कि प्यार, गर्व, घमंड और क्रोध, क्योंकि ऐसा करने से वह कोई न कोई गलत कदम उठाएगा और निश्चित तौर पर अंत में जीत आपकी ही होगी। दोस्तों, लॉ नंबर 40 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मुफ्त में मिलने वाली चीजों का तिरस्कार करें। दोस्तों, मुफ्त में मिलने वाली कोई भी चीज खतरनाक होती है। जब कोई आपको मुफ्त में कुछ देने की कोशिश करता है तो उसके पीछे उसकी कोई गुप्त तरकीब या गुप्त उद्देश्य हो सकता है। अगर कोई आपको मुफ्त उपहार देता है
तो आप उसके कर्ज के नीचे दब जाते हैं। आप तोहफे देने वाले व्यक्ति के सामने छोटे नजर आते हैं और आप उन्हें किसी कार्य के लिए मना नहीं कर सकते। इटली के मशहूर लेखक पिएट्रो एरोटिनो जानते थे कि इटली के राजा मार्क्वेस ऑफ मंटुआ का दिल जीतने और उससे सहायता लेने के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी बेकरारी को छुपा कर रखे। उसने राजा के लिए एक कविता लिखी और उसे मुफ्त में तोहफे के तौर पर दे दी। ऐसा करने से वह सिर्फ राजा के नियंत्रण से मुक्त ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें वह सहायता मिली जो वह राजा से लेना चाहते थे। तो दोस्तों, उदाहरण में आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति हमें मुफ्त में कोई तोहफा देता है तो वह उसके बदले में हमसे कुछ न कुछ जरूर चाहता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक तौर पर होता है। आप तोहफा देने वाले व्यक्ति के एहसान तले दब जाते हैं और वह व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उस एहसान के बदले में आपसे कुछ न कुछ मांगेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको मुफ्त में कुछ देता है तो आप उसकी कीमत अदा करें। ऐसा करने से आप तोहफा देने वालों के एहसान से बचे रहेंगे और आप उन्हें किसी भी कार्य के लिए मना भी कर सकते हैं। शक्तिशाली लोग दूसरों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उन्हें प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो उनका खर्च कराने की बजाय आप खुद उनके लिए पैसा खर्च करें। ऐसा करने से आप स्वतंत्र और नियंत्रण में रहेंगे और किसी के एहसान से बचे रहेंगे। अगर आप लोगों के एहसान और नियंत्रण से बचना चाहते हैं तो उनसे कोई भी चीज मुफ्त में ना लें, बल्कि अपनी तरफ से आप जो दे सके उन्हें दें। दोस्तों, अगर आप जीवन में स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो इस लॉ का पालन करना अच्छी तरह सीख लें। लॉ नंबर 41, कामयाब लोगों की राह पर ना चलें, अपना रास्ता खुद बनाएं। दोस्तों, लॉ नंबर 41 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कामयाब लोगों के बच्चों को उनसे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके पूर्वज या माता पिता बहुत कामयाब लोगों में से एक हैं, तो आपको उनसे कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ेगी उतनी कामयाबी हासिल करने के लिए। अगर आपके व्यवसाय में आपका पूर्वाधिकारी बहुत अच्छा काम करता था तो आपसे यह उम्मीद की जाएगी कि आप उससे ज्यादा अच्छा काम करें। दोस्तों, यह अक्सर देखने को मिलता है कि अगर कोई बहुत महान इंसान का बेटा अपने बलबूते पर कुछ नहीं करता तो वह अपने पिता की परछाइयों में खो जाता है। लोग उसे उस महान इंसान यानी उसके पिता के नाम से जानते हैं, ना कि उसके अपने नाम से। कई बार तो पिता अपने बेटे से यह उम्मीद रखता है कि वह उसी के कार्य क्षेत्र में काम करे और उसके जितना ही काम कमाए। इस लॉ का उदाहरण है 18वीं शताब्दी का प्रुशिया का राजा फ्रेडरिक द ग्रेट, जिसके पिता उसे किताबें पढ़ने और कलात्मक तथा वैज्ञानिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए मना करते थे और ऐसा करने पर वो उसे मारते थे। उसके पिता एक महान योद्धा थे जो सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे और फ्रेडरिक से भी यही उम्मीद करते थे वो एक महान योद्धा बने। बाद में फ्रेडरिक प्रुशिया का एक महान राजा बना और उसने उन सभी चीजों को सीख लिया जो उसके पिता ने उसे बताई थी। फ्रेडरिक ने उन सभी तथ्यों का इस्तेमाल किया जो उसने उन किताबों में पढ़कर सीखे थे, जिन्हें पढ़ना उसके पिता के मुताबिक समय का दुरुपयोग करना था। उसने अपने पिता से सीखी हुई सभी बातों का उपयोग किया, जिन पर अमल करने के बाद वह प्रुशिया को यूरोप का सबसे महान राजनीतिक और सांस्कृतिक देश बनाने में कामयाब हुआ। दोस्तों, यह लॉ कहता है कि कामयाब होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप अपने पुरखों के बनाए हुए रास्तों पर चलें या उन्हीं के कार्य क्षेत्र में काम करें। आपके माता पिता और समाज आपसे यही उम्मीद रखते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। लॉ नंबर 42, गडरिये पर आक्रमण करें, भेड़ें अपने आप बिखर जाएंगी। लॉ नंबर 42 कहता है कि गडरिये पर आक्रमण करें, भेड़ें अपने आप बिखर जाएंगी। यहाँ गडरिये का अभिप्राय नेता से है और भेड़ों का अभिप्राय लोगों से। दोस्तों, हर सामाजिक संप्रदाय का कोई ना कोई नेता जरूर होता है जो अपने संप्रदाय के लोगों का नेतृत्व करता है। यहाँ तक कि विद्यालयों, उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी विद्यार्थी संघ होते हैं और विद्यार्थियों का नेता होता है। नेता लोग बाकी लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव होने की वजह से शोहरत कमाते हैं और नेता बनते हैं। लॉ नंबर 42 कहता है कि किसी भी संप्रदाय के लोगों पर अपना प्रभाव बनाने के लिए, उन पर राज करने के लिए सबसे पहले उनके नेता को निशाना बनाएं। स्पेनिश कॉलोनाइजेशन से पहले फिलिपीनी संप्रदायों की देखरेख धार्मिक नेता करते थे जो कि बेबेलियंस थे। यह धार्मिक नेता जादूगर, आरोग्य साधक और दार्शनिक थे। बेबेलियंस की शोहरत और प्रभाव इतना अधिक था कि शुरू के स्पेनिश कॉलोनाइजर्स जो कि फिलीपींस में कैथोलिसिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले बेबेलियंस को अपना निशाना बनाया। बेबेलियंस ने कैथोलिसिज्म अपना लिया और बिना कुछ सोचे समझे बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। बेबेलियंस जो करते थे वही बाकी लोग मानते थे, इसलिए देखते ही देखते फिलीपींस में ज्यादातर लोगों ने पॉलिथिज्म को छोड़कर कैथोलिसिज्म अपना लिया। दोस्तों, यहाँ आपने इस उदाहरण में देखा कि किस तरह स्पेनिश कॉलोनाइजर्स ने बेबेलियंस को अपना निशाना बनाया और उनका इस्तेमाल कैथोलिसिज्म फैलाने के लिए किया। स्पेनिश लोग यह जानते थे कि फिलीपींस के आम लोगों को कैथोलिक बनने के लिए उनके नेताओं को कैथोलिक बनाना और निशाना बनाना बहुत जरूरी है। इस लॉ का इस्तेमाल प्राचीन काल में बहुत से राजा महाराजाओं ने दूसरे राजाओं पर नियंत्रण करने के लिए किया था। यह लॉ कहता है कि प्रजा अपने राजा के बिना कुछ भी नहीं होती, इसलिए यदि राजा को प्रभावित कर लिया जाए तो प्रजा अपने आप आपके नियंत्रण में आ जाएगी। लॉ नंबर 43, लोगों के दिल और दिमाग को नियंत्रित करें।
लॉ नंबर 43 कहता है कि प्रोत्साहन और प्रलोभन किसी जंग को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप किसी पर शक्ति का उपयोग करके जीतते हैं तो उसकी नाराजगी समय के साथ नफरत का रूप ले लेती है और आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। आपको लोगों को अपने रास्ते पर लाने के लिए उन्हें बहकाना होगा। जिस व्यक्ति को आप बहकाते हैं वह आपका एक वफादार मोहरा बन जाता है। दोस्तों, लोगों को बहकाने के लिए आपको उनके मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का पता होना चाहिए। लोगों को बहकाने के लिए आपको उनकी भावनाओं पर काम करना होगा। इस लॉ का सीधा सीधा उदाहरण भारत में देखने को मिलता है। जैसे कि अंग्रेजी संस्कृति ने भारत के लोगों को प्रभावित किया है। भारतीयों ने अंग्रेजी संस्कृति को अपना लिया। आज भारतीय लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और अंग्रेजी संस्कृति को पूरी तरह अपना चुके हैं। भारत के लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी वेशभूषा पहनते हैं और अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, अंग्रेजी खाना खाते हैं और विदेशी कंपनियों के बनाए हुए सामान का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा सिर्फ भारत के लोगों के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि बहुत से विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति अपना चुके हैं। ऐसे बहुत से विदेशी लोग हैं जो भारतीय वेशभूषा पहनते हैं, भारतीय खाना खाते हैं, भारतीय योग करते हैं और पूरी तरह भारतीय संस्कृति को अपना चुके हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय लोग विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं और विदेशी लोग भारतीय संस्कृति से। दोनों उदाहरणों में प्रोत्साहन और प्रलोभन का बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेजों ने कभी भारत के लोगों को उनकी संस्कृति अपनाने को नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय लोगों को बहकाया है, क्योंकि ब्रिटिश राज्यकाल के दौरान वे भारतीय लोगों की मानसिकता और कमजोरियों को जानते थे। लॉ नंबर 43 कहता है कि हमें अपने शत्रुओं और प्रतियोगियों को जीतने के लिए प्रोत्साहन और प्रलोभन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों के दिल और दिमाग को नियंत्रित कर पाएंगे और उनसे जो चाहे वो काम करवा सकेंगे। लॉ नंबर 44 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आईने के प्रभाव से दुश्मन को वश में करें। दोस्तों, लॉ नंबर 44 कहता है कि आईना सच्चाई दिखाता है और धोखा देने में भी काम आता है। आईना दुश्मन को धोखा देने के लिए एक उत्तम हथियार है। जब आप भी वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं तो वो आपकी योजना को नहीं समझ पाते। आईने का प्रभाव उन्हें अपमानित करता रहता है और वो उस पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं। मैरी मैंसीनी, जो कि अपनी बहनों में से सबसे कम सुंदर थी, राजा लुई 14 का दिल जीतने में कामयाब हुई। उसने ध्यान से राजा की हर छोटी बड़ी बात का निरीक्षण किया और यह भी समझ लिया कि राजा की किन कार्यों में दिलचस्पी है। मैंसीनी खुद भी उन्हीं कार्यों में दिलचस्पी लेने लगी। ऐसा करने से उसे राजा के साथ ज्यादा समय बिताने और लंबी बातें करने का मौका मिला। राजा लुई 14 के शौक और विचारों की नकल करने से मैंसीनी उसे मोहित करने में और उसका दिल जीतने में कामयाब हुई। तो दोस्तों, उदाहरण में आपने देखा कि आईने का प्रभाव या नकल करना कितना उपयोगी हो सकता है। अब मैं यहाँ आपको आईने का प्रभाव या नकल करने के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। अपने प्रतियोगियों के कार्यों की नकल करें, यानी आप भी वही करें जो आपके प्रतियोगी करते हैं। आपके ऐसा करने से वह परेशान हो जाएंगे और आपके इरादों को नहीं समझ पाएंगे। जब आप उनके कार्यों, उनके मनोभाव और उनके दिखावे की नकल करेंगे तो वह आपकी असलियत को नहीं समझ पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने जैसे इंसान की तरफ आकर्षित होता है। जब आप अपने प्रतियोगियों को उनके गुण, व्यवहार और विचार अपने अंदर दिखाएंगे तो वह आपसे संपर्क करने और आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। लोगों की शख्सियत की नकल करने से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का मौका मिलता है। मैरी मैंसीनी ने राजा लुई 14 का दिल जीतने के लिए ठीक ऐसा ही किया था। दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें और उनकी शख्सियत की नकल करने की कला को सीख लें। लॉ नंबर 45, परिवर्तन की शिक्षा दें लेकिन तत्काल सुधार ना करें। लॉ नंबर 45 कहता है कि हर व्यक्ति परिवर्तन की आवश्यकता को समझता है, लेकिन मनुष्य आदतों के गुलाम होते हैं। बहुत अधिक परिवर्तन या तुरंत होने वाले परिवर्तन को लोग तुरंत स्वीकार नहीं करते। लोगों को अपनी सोच बदलने में या किसी भी नई चीज को स्वीकार करने में समय लगता है। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 ने दूसरी शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उसकी रानी कैथरीन ऑफ एरागॉन बेटा पैदा करने में असमर्थ थी। कैथोलिक चर्च ने उसके तलाक की योजना का विरोध किया और कहा कि यदि उसने दूसरी शादी की तो वे उसे समाज से बहिष्कृत कर देंगे। थॉमस क्रॉमवेल, जो कि एक वकील था, उसने राजा को दूसरी शादी करने के लिए एक तरकीब बताई। उसने राजा से कहा कि अगर वह रोमन कैथोलिक चर्च के साथ अपने संबंध कठोर कर ले और खुद इंग्लैंड में अपने चर्च का मुखिया बन जाए तो वे जैसे चाहे शादी कर सकता है। राजा ने वैसा ही किया और इस एकाएक परिवर्तन ने पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। लोगों ने राजा का विरोध किया और उसे कैथोलिक संस्कारों और पुराने रीति रिवाजों का पुनः स्थापित करने के लिए जोर दिया। राजा हेनरी 8 इस आकस्मिक परिवर्तन का आह्वान करने में असमर्थ रहा। ज्यादातर लोगों को हर रोज एक ही तरह के काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति रोज एक काम करता है तो उसे उसकी आदत पड़ जाती है और उसे वह काम आसान लगता है। दूसरी तरफ किसी भी नए काम या रीति रिवाज को स्वीकार करने में लोगों को कष्ट महसूस होता है। इसलिए
एकाएक होने वाले परिवर्तन का लोग हमेशा विरोध करते हैं, और अगर परिवर्तन बहुत बड़ा हो तो लोग क्रांति भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां आप पर बहुत से लोगों की जिम्मेदारी है, तो सबसे पहले कार्य करने के वर्तमान तरीकों को अपनाएं। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों के विचारों का निरीक्षण करें, उनकी भावनाओं को समझें, फिर उनके सामने बदलाव का प्रस्ताव रखें। ऐसा करने से आप किसी भी तरह के विरोध से बचे रहेंगे और लोग धीरे धीरे आपके बदलाव को स्वीकार कर लेंगे। लॉ नंबर 46, कभी ज्यादा संपन्न ना दिखाई दें। दोस्तों, दूसरों से बेहतर दिखना खतरनाक हो सकता है, लेकिन और भी खतरनाक है बिना गलती के किसी कार्य में संपन्न होना। आपका संपन्न होना लोगों में ईर्ष्या पैदा कर सकता है, जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। संपन्न होने से आपके बहुत से दुश्मन पैदा हो जाते हैं, जो आपके लिए ईर्ष्या की भावना रखते हैं और आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सर वॉल्टर रैलिग, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के सबसे फेवरेट थे, सभी पहलुओं में संपन्न थे। दोस्तों, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन रैलिग की बुद्धिमत्ता और संपन्नता के कारण उनकी एक अलग पहचान थी। उनकी संपन्नता और शक्ति के कारण उनके प्रतियोगी हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। रैलिग पर राजद्रोह का इल्जाम लगाया गया और उन्हें पहले उम्र कैद और फिर मौत की सजा सुनाई गई। दोस्तों, रैलिग तो सभी क्षेत्रों के स्वामी थे, विज्ञान में, व्यापार में, कविताओं में और रोजमर्रा की जिंदगी में। तो फिर उनसे गलती कहाँ हुई? उनका अधिक संपन्न दिखना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रैलिग को लगता था कि संपूर्ण दिखने से उनके बहुत से दोस्त बनेंगे, लेकिन असल में उनकी संपन्नता के कारण उनके बहुत सारे गुप्त दुश्मन बन गए। इस मामले में उनका भोलापन ही उनके पतन का कारण बना और वे अपने दुश्मनों की ईर्ष्या के शिकार हो गए। तो दोस्तों, इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि जितना हमें जीवन में कामयाब होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में संपन्न होते हैं, उतने ही हमारे गुप्त दुश्मन पैदा हो जाते हैं। यह दुश्मन आपके ऑफिस में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में या आपके समाज में कहीं भी हो सकते हैं। इस लॉ से हमें यह पता चलता है कि शक्तिशाली बनने के लिए संपन्न होना जरूरी है, लेकिन अपनी संपन्नता को लोगों के सामने ज्यादा भी ना दिखाएं, नहीं तो आपकी संपन्नता आपके दोस्तों में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दोस्तों, शक्तिशाली और कामयाब लोग अपनी संपन्नता का ज्यादा दिखावा नहीं करते और हमेशा अपने प्रतियोगियों पर नजर रखते हैं। ऐसा करने से वह कामयाब बने रहते हैं और प्रतियोगियों के हमले से भी बचे रहते हैं। लॉ नंबर 47, अपनी जीत के लक्ष्य से ज्यादा आगे ना जाएं। दोस्तों, जीत की घड़ी अक्सर जोखिम की घड़ी होती है। जीत की खुशी में आपकी उद्दंडता और आपका आत्मविश्वास आपको ज्यादा आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। आपके लगातार आगे बढ़ते रहने से आपके बहुत से नए दुश्मन बन जाते हैं। लक्ष्य हासिल करने के बाद सही समय पर रुकना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर 17वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा लुई 14 के फाइनेंस मिनिस्टर निकोला फुकेट ने राजा को बहुत अच्छी सेवाएं दी, जिसके कारण राजा ने उसे वित्तीय सेवाओं का अधीक्षक बना दिया। यह लक्ष्य हासिल करने के बाद भी निकोला रुके नहीं और उसने राजा को अपनी कामयाबी और रुतबा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी आयोजित की, जिस पर उसने बहुत अधिक धन खर्च किया। ज्यादा आगे बढ़ना ही उनके पतन का कारण बना और उसे सरकारी खजाना ज्यादा खर्च करने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, उदाहरण में आपने देखा कि किस तरह अपनी कामयाबी और उद्दंडता का दिखावा करने के कारण निकोला को जेल में जाना पड़ा। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब जीत हासिल करने के बाद भी आगे बढ़ते रहने से बहुत से राजा महाराजाओं का पतन हुआ। दोस्तों, जीत हासिल करने के बाद आपको विराम लेना चाहिए और सावधानी से अगले लक्ष्य की योजना बनानी चाहिए। कामयाब होने के लिए जरूरी है आप एक लक्ष्य हासिल करने के बाद विराम लें। लोगों और अपने प्रतियोगियों की प्रतिक्रिया को समझें। इस बात के लिए तैयार रहें कि कामयाब होने के बाद आपके प्रतियोगी आपके खिलाफ कोई ना कोई योजना जरूर बनाएंगे। शक्तिशाली लोग हमेशा एक योजना से काम नहीं करते। वे परिस्थितियों के हिसाब से अपनी योजनाओं को बदलते रहते हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से उनके प्रतियोगी उनकी योजनाओं को नहीं समझ पाते और वे अपना अगला लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होते हैं। लॉ नंबर 48, निराकार बनकर रहें। दोस्तों, लॉ नंबर 48 कहता है कि हमेशा लोगों की नजरों में रहने से आप ज्यादा खतरे में रहते हैं। संसार में कोई भी जीव अपने आकार से पहचाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ बात शारीरिक आकार की नहीं हो रही है। यहाँ आकार का अभिप्राय हमारे रहन सहन से है, जिससे हम अपने आप को समाज के सामने प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य अपनी भावनाओं को अपनी भाषा, अपने रहन सहन और अपने रीति रिवाजों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। उदाहरण के तौर पर हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन सब कुछ आकार है। दोस्तों, यह दुनिया खतरनाक है, इसलिए समय के साथ साथ मनुष्य अपना आकार बदलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने के लिए और अपने बचाव के लिए किसी न किसी प्रणाली या व्यवस्था को अपनाता है। जो व्यक्ति समय के साथ अपने रहन सहन को नहीं बदलता, वह एक न एक दिन दुश्मन द्वारा मारा जाता है। उदाहरण के तौर पर स्पार्टन्स, जो कि इतिहास के सबसे महान योद्धा थे, एथेंस से जंग में हार गए थे क्योंकि उन्होंने सही समय पर अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढाला। उन्होंने नए राज्यों
पर आक्रमण करना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ एथेंस जंग की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने स्पार्टन्स पर आक्रमण कर दिया, जिसके लिए स्पार्टन्स तैयार नहीं थे और वो हार गए। दोस्तों, उदाहरण में आपने देखा कि स्पार्टन्स का अपने आप को परिस्थितियों के लिए तैयार ना करना ही उनकी हार का कारण था। जैसे कि इतिहास के महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने कहा था कि हमें पानी की तरह निराकार होना चाहिए। जिस तरह पानी बर्तन का आकार लेता है, उसी तरह व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार आकार लेना चाहिए। निराकार व्यक्ति सदा अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं, जिससे वह अपने आने वाले खतरों से बचे रहते हैं। दोस्तों, अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको एक ही योजना के अनुसार कभी नहीं चलना चाहिए। आपको समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं को बदलते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप दुश्मनों की योजनाओं को जान पाएंगे और उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। कामयाब और शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप निराकार बनना सीखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रॉबर्ट ग्रीन के इन लॉज से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और हमें उम्मीद है कि आगे भी आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियोस ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा।